गर्मी का मौसम खत्म हो गया था और बकरियां जिस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी वो आखिरकार आ गया। हुर्रे! आज स्कूल का पहला दिन है। अपने दोस्तों को देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी। बकरी की माँ ने अपने शावकों को स्कूल भेजा। जब स्कूल की सड़क पर 7 बकरियां चल रही थी, उनमें से एक अचानक रुक गई, क्योंकि वो बहुत कुछ महत्वपूर्ण भूल गया था। मैं अपनी पेंटिंग बुक लाना तो भूल ही गया। तुम जाओ दोस्तों, मैं तुम्हें स्कूल में मिलता हूँ। जब बकरी का बच्चा अकेला घर जा रहा था, बिग बैड वुल्फ जैक, जो हमेशा भूखा रहता था, जंगल में शिकार की तलाश में था। ये बहुत बड़ा है और ये बहुत छोटा। मेरा पेट इससे नहीं भर पाएगा और ये तो बहुत तेज भी है। मैं इसे नहीं पकड़ सकता। इस समय बकरी के बच्चे को देखकर भेड़िया बहुत खुश हुआ। वाह! एक बकरी का बच्चा, मेरा पसंदीदा। बकरी के बच्चे को बरगलाने और उसे रास्ते से हटाने के लिए उसने एक पेड़ की डाली से 2 एंटेना और उसके बड़े पत्तों से 2 पंख बनाए। मैं उन प्यारी तितलियों की तरह लग रहा हूँ जो बकरियों की दोस्त हैं। अब उस नन्ही बकरी को चकमा देकर उसे अपना खाना बनाऊंगा। बकरी का बच्चा घर के बगीचे में घुसने ही वाला था, लेकिन उसने अचानक अपने सामने बड़ा दुष्ट भेड़िया देखा। हाँ? तुम तो बुरे भेड़िए जैक हो। बचाओ! नहीं नहीं, मैं भेड़िया नहीं हूँ। मैं तो एक तितली हूँ। देखो, क्या भेड़ियों के ऐसे एंटीनास होते हैं? पर तुम्हारी तो एक लंबी पूंछ है। लेकिन मेरे बड़े पंख भी तो हैं। हाँ, तुम एक तितली ही हो। हाँ, और मैं इस जंगल की सबसे बड़ी तितली हूँ। मैं जहाँ रहता हूँ वो बहुत अद्भुत जगह है। आओ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। नहीं, रहने दो। आज मुझे स्कूल जाना है। अरे तो क्या हुआ, हम तुरंत जाएंगे और तुरंत आ जाएंगे। क्या तुम स्कूल के पहले दिन अपने दोस्तों को एक अच्छी कहानी नहीं सुनाना चाहते? बिग बैड वुल्फ जैक और बकरी का बच्चा जंगल की गहराई में जा रहे थे, जबकि अन्य बकरियां आर्ट क्लास में पेंटिंग कर रही थी। लेकिन जब भाइयों में से एक ने सिर घुमाया तो उसने देखा कि उसका एक भाई उसके स्थान पर नहीं। उसने झट से अपने शिक्षक को बताया और वे सभी बकरी के बच्चे की तलाश करने लगे। इस बीच भेड़िए का पीछा कर रहा बकरी का बच्चा उससे जिज्ञासु प्रश्न पूछ रहा था। तितलियां तो उड़ती हैं, पर तुम तो चल रहे हो। क्या तुम्हारी जैसी तितलियां उड़ नहीं सकती? बताओ। सही कहा, लेकिन अगर मैं उड़ूंगा तो यहाँ तूफान आ जाएगा। अब अपनी आंखें बंद करो और धीरे धीरे 3 तक गिनो। ठीक है। 1। बैड वुल्फ जैक ने पतली रस्सी से खुद को कमर पर एक पेड़ की शाखा से बांध लिया। 2। और वो खुद को अगल बगल से हिलाने लगा। 3। जब बकरी के बच्चे ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि दुष्ट भेड़िया अपने पंख दाएं बाएं फड़फड़ा रहा है। हाँ? तुम तो सच में उड़ सकते हो। लेकिन वो शाखा जो भेड़िए का भार नहीं उठा सकती थी टूट गई, और जब भेड़िया जमीन पर गिर पड़ा तो उसका एक पंख उड़ गया। अरे, तुम्हारा पंख तो टूट गया है। मैं किसी को मदद के लिए बुलाता हूँ। रुको, क्या तुमने कभी एक पंख वाली तितली को नहीं देखा? एक पंख वाली तितली? वो जंगल के छिपे हुए स्थानों में रहती हैं। चलो मेरे पीछे आओ। बैड वुल्फ जैक और बकरी का बच्चा उछल कूद कर पत्तों से भरे जंगल में एक जगह आ गए। भेड़िया उछलती पत्तियों में से एक पर चढ़ गया। वो उछला, कूदा और हवा में उड़ गया।
भेड़ियों को देख रही बकरी उस पर मोहित हो गई। जैक फिर बकरी के पास आया। वो उसे वही खाना चाहता था, लेकिन उसी समय एक कौवा उड़ गया और भेड़िए के सिर पर लगे एंटीना पर जा गिरा। एक कौवा, बचाओ! मुझे कौवे बिल्कुल नहीं पसंद। जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ! भेड़िए ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और कौवे ने उसके सिर से एंटीना लिया और उड़ गया। कौवे ने आपका एंटीना ले लिया। अब आप क्या करेंगे? ओहो, एक पंख और एक एंटीना के साथ भी तितलियां होती हैं बेबी बकरी। क्या सच में? हाँ, आओ मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ जहाँ वो रहती हैं, ताकि तुम उन्हें अपने आप देख लो। हाँ, क्यों नहीं? मुझे भी उन्हें देखना है। और जो कोई भी उनकी गुफा में प्रवेश करता है वो उड़ना सीख जाता है। क्या? मैं भी उड़ना चाहता हूँ। कितना मजा आएगा। पूरे जंगल में बकरी के बच्चे की तलाश में भाई बहनों को जमीन पर एक फटा हुआ पत्ता और एक टूटी हुई शाखा मिली। ओह, उन्होंने पत्ता तोड़ा और शाखा काट दी। जंगल के साथ ऐसा कौन करेगा? जब शिक्षिका ने जमीन पर विशालकाय पैरों के निशान देखे तो उसने तुरंत महसूस किया कि भेड़िए ने ऐसा किया है और उसे लगा कि बकरी का बच्चा खतरे में है। उसे बचाने की योजना बनाई। तभी जैसे ही बकरी का बच्चा गुफा में दाखिल हुआ, बैड वुल्फ जैक ने अपने पंख और एंटीना को उतारकर एक तरफ फेंक दिया। बेचारा बकरी का बच्चा अपने सामने भेड़ियों को देखकर कितना डर गया। बचाओ! तुम तो सच में भेड़िए हो। थोड़ी देर बाद शिक्षक और बकरी के बच्चे भेड़िए की गुफा में आए और प्रवेश द्वार के दोनों कोनों में छिप गए। शिक्षिका ने उन चिपचिपे धागों को गुफा के दोनों सिरों तक फैला दिया जो वो पेंटिंग क्लास में इस्तेमाल कर रही थी। फिर उसने बकरियों के बच्चे को गुफा के सामने नाचने के लिए कहा। बकरियों की आवाज सुनकर भेड़िया तुरंत सतर्क हो गया। आहा, वहाँ और भी बकरियां हैं। मैं जाकर उन्हें भी यहाँ ले आता हूँ। भेड़िया बकरियों पर कूदना चाहता था, लेकिन प्रवेश द्वार पर चिपचिपे धागों में फंस गया और वो घूमता रहा और जंगल में गायब हो गया। बचाओ! बचाओ! मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। मैं भेड़िए के जाल में इसलिए फंस गया क्योंकि मैं उड़ने वाला बकरा बनना चाहता था। हमेशा खुद को महत्व देना चाहिए छोटी बकरी। अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए। बकरियां एक साथ स्कूल लौटी और पहले दिन के उत्साह के साथ अपना पाठ जारी रखा। उस दिन के बाद बकरी का बच्चा किसी जाल में नहीं फंसा, क्योंकि स्कूल में सीखी गई जानकारी ने उसे जीवन भर और अधिक सावधान कर दिया। आज गोल्डीलॉक्स अच्छे मूड में थी और उसके दिमाग में एक ख्याल आया। चूंकि उसे किताबें पढ़ना कभी पसंद नहीं था, इसलिए उसने घर में किताबों को एक दूसरे के ऊपर ढेर करके एक लंबा टावर बनाया और टावर के ऊपर से कूद गई और मस्ती करने लगी। ये देखकर उसकी माँ ने तुरंत गोल्डीलॉक्स को चेतावनी दी। किताबें पढ़ने के लिए होती है गोल्डीलॉक्स, इस तरह तुम उन्हें खराब कर दोगी। लेकिन किताबें कितने उबाऊ हैं, उनके साथ गेम खेलना बेहतर है। उस समय गोल्डीलॉक्स ने देखा कि एक किताब लगभग खिड़की से बाहर गिर रही है। ये किताब कहाँ से आई? जैसे ही गोल्डीलॉक्स किताब को छूने लगी, किताब ने अचानक पंख फैलाए और जंगल की ओर उड़ गई। गोल्डीलॉक्स इतनी उत्सुक थी कि वो किताब के पीछे भागने लगी। अरे रुकना,
उड़ती हुई किताब, रुको। ओह, ओह, तुम कहाँ चली गई? जंगल के गहराई में जहाँ गोल्डीलॉक्स दौड़ रही थी, वहाँ एक सफेद झोपड़ी थी। इस झोपड़ी में एक प्यारा सा बकरी परिवार रहता था और झोपड़ी किताबों से भरी हुई थी। कभी कभी पड़ोसी जानवर भी जाकर बकरी परिवार से किताबें उधार लेते थे। पिता बकरी अपनी कारपेंटरी की किताब खत्म किए बिना नहीं सोते थे और माँ बकरी के पास रसोई की किताब हमेशा रहती थी और बकरी के बच्चे को रंगीन परियों की कहानियों से प्यार था। क्या बात है! अब मैं अपने लिए कमाल की कुर्सी बना सकता हूँ। तो घास का सूप केवल 8 मिनट में पक जाना चाहिए। लेकिन उस दिन बकरी का बच्चा बहुत परेशान था क्योंकि उसे अपनी पसंदीदा किताब नहीं मिल रही थी। मुझे अपनी किताब नहीं मिल रही है। मुझे मेरी पंख वाली किताब चाहिए। शायद तुम्हारी किताब जंगल में टहलने गई होगी, मेरी छोटी बकरी। बकरी परिवार जंगल के रास्ते में खोई हुई पंख वाली किताब की तलाश करने लगा। उस समय गोल्डीलॉक्स बहुत चिंतित थी क्योंकि वो जंगल में रास्ता भटक गई थी। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? मुझे किताब भी नहीं मिल रही है। फिर पंखों वाली किताब उसके ठीक पीछे तितली की तरह दिखाई दी। जब गोल्डीलॉक्स उसे पकड़ने ही वाली थी कि किताब बकरी परिवार की झोपड़ी की ओर उड़ गई। गोल्डीलॉक्स दौड़ते हुए झोपड़ी के दरवाजे पर आई और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा धीरे से खुला। हेलो, क्या यहाँ कोई है? गोल्डीलॉक्स ने सैकड़ों पीली, गुलाबी, पतली और मोटी किताबें देखी। वो इधर उधर खोजने लगी कि पंख वाली किताब कहाँ छिपी है। ये एक बड़ी मोटी कारपेंटरी की किताब है। ये बहुत उबाऊ होगी। गोल्डीलॉक्स को घर के कोने कोने में दूसरी किताबें मिली, लेकिन उनमें से किसी में भी उसने उतनी दिलचस्पी नहीं दिखाई जितनी कि पंखों वाली किताब में। और वो एक रसोई की किताब है। ओह, सब्जी के व्यंजन मेरे लिए नहीं है। वो जिस किताब की तलाश कर रही थी वो उसे नहीं मिली। गोल्डीलॉक्स आखिरकार बहुत थक गई। जब वो सोने के लिए एक कोने में मुड़ गई तो पंखों वाली किताब उसके सिर के नीचे तकिया की तरह आ गिरी। बकरी परिवार, जिसे जंगल में कहीं भी बकरी के बच्चे की किताब नहीं मिली, अंततः अपनी झोपड़ी में लौट आया। लेकिन जब वे झोपड़ी में दाखिल हुए तो देखा कि सारी किताबें बिखरी पड़ी हैं। किसी ने मेरी कारपेंटरी की किताब को आग में फेंक दिया। किसी ने मेरी रसोई की किताब बर्तन में फेंक दी। किसी को मेरी पंख वाली किताब मिल गई। उसने न केवल उसे लिया बल्कि उसने उसे एक तकिया बनाया और उस पर सो गई। जब बकरी का बच्चा रोया तो माँ और पिता बकरी तुरंत उसके पास गए। गोल्डीलॉक्स को एक कोने में सोता देख वो बहुत हैरान हुए। ये लड़की कौन है और इसने हमारी किताबों को क्यों बिखेर दिया? उन झुर्रियों वाले पन्नों को देखो। बकरी के बच्चे के रोने की आवाज सुनकर गोल्डीलॉक्स की नींद खुल गई। ओह, तुम? मैं गोल्डीलॉक्स हूँ और मैं... शांत हो जाओ छोटी बच्ची, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। मैं बस इस उड़ती पंखों वाली किताब की तलाश में थी। आपके घर में घुसने के लिए क्षमा करें। क्या तुम्हारे हाथ में जो किताब है वो मेरी है? मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। ओह, लेकिन पहली बार मैं वास्तव में एक किताब पढ़ना चाहती थी। बकरी का बच्चा बहुत जिद्दी था, लेकिन वो बहुत हैरान थी जब वो अपने जैसे किसी व्यक्ति से मिली जिसने इस रहस्यमयी किताब को पंख लगते देखा। हाँ, किसी बच्चे ने इस किताब को पहले कभी उड़ते नहीं देखा।
तो ऐसा लगता है कि रहस्य की किताब ने तुम्हें चुना है। तो रहने दो, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए उपहार। गोल्डीलॉक्स को आज मानो सारी खुशियाँ मिल गई थी। उसने फौरन पंखों वाली किताब के पहले वाक्य को पढ़ना शुरू किया। उसी पल घर की सारी किताबें चल पड़ी और पुस्तकालय में अपनी अपनी जगह ले ली। क्या इस घर की सारी किताबें जादुई हैं? किताबों में जादू नहीं होता गोल्डीलॉक्स, लेकिन किताबों की बदौलत बड़ी हमारी कल्पना में अद्भुत जादू होता है। अंधेरा हो रहा है गोल्डीलॉक्स, चलो तुम्हें घर ले चलते हैं। तुम्हारी माँ को तुम्हारी चिंता हो रही होगी। लेकिन मैंने अभी तक दूसरी किताबें कहाँ पढ़ी? कोई भी एक दिन में इतनी किताबें नहीं पढ़ सकता। अब तुम जब चाहो किताबें पढ़ने हमारे पास आ सकती हो। बकरी परिवार गोल्डीलॉक्स को उसके घर के बगीचे तक ले गया और घर लौट आया। गोल्डीलॉक्स जल्दी से घर के अंदर गई, फर्श पर लेट गई और तुरंत उसकी रहस्यमयी किताब पढ़ने लगी। गोल्डीलॉक्स, कहाँ गई थी तुम अब तक गोल्डीलॉक्स? मैं उड़ने वाली किताब का पीछा कर रही थी माँ। क्या किताबें कभी उड़ती भी हैं? हाँ, वास्तव में नहीं उड़ती हैं, लेकिन हमारे सपने में तो कुछ भी हो सकता है। उस दिन से बकरी का बच्चा और गोल्डीलॉक्स किताबी दोस्त बन गए। कभी कभी वे एक दूसरे की किताबों को उधार देते, कभी कभी वे एक साथ एक किताब पढ़ने के लिए मिलते और एक सपना देखते। इस प्रकार इन दोनों ने महसूस किया कि सपनों से किताबों का रहस्य खोजा जा सकता है और एक दिन किताबों में हमारे सपने जरूर सच होंगे। एक समय की बात है, जंगल में एक छोटे से घर में मदर गोट और उनकी प्यारी लिटिल गोट्स मौज मस्ती से रहा करते थे। लिटिल गोट्स बहुत प्यारे लगते थे, खिलौनों जैसे। सभी माँओं की तरह मदर गोट अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। वो सभी जंगली जानवरों से उनकी रक्षा करती थी। एक दिन खाना ढूंढने के लिए बाहर जाने से पहले उन्होंने लिटिल गोट्स को पास बुलाया और बोली, मेरे प्यारे बच्चों, मैं जंगल में जा रही हूँ। किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना। अगर भेड़िया अंदर आ गया तो वो हम सबको खा जाएगा। वो भेष बदल बदल के तुम्हें ठगना चाहेगा। फिर हम उसे पहचानेंगे कैसे? भेड़िए की आवाज रूखी है और मेरी आवाज मीठी सी है। रूखी और मोटी आवाज है, समझ जाना वही है। ये बोल के निकलते समय मदर गोट को कुछ और याद आया। वो मुड़ के बोली, एक और बात, भेड़िए के पैर काले हैं और मेरे सफेद, तो पैर देख के भी पहचान जाना। चिंता मत करो माँ, हम संभाल लेंगे। मम्मी, वी लव यू। मदर गोट ने अपने सभी बच्चों को एक एक करके चूमा और फिर जंगल की ओर चल पड़ी। भेड़िया सब कुछ देख रहा था। मदर गोट के जाने के बाद वो थोड़ा और रुका। फिर वो उनके घर पर पहुंच के दरवाजे पर नॉक करने लगा। कौन है वहाँ? मेरे प्यारे बच्चों, चलो दरवाजा खोलो। देखो, मम्मी तुम्हारे लिए खाना लेके आई है। पर लिटिल गोट्स ने भेड़िए की रूखी आवाज पहचान ली। दरवाजे के उस पार से वो चिल्लाए, तुम हमारी मम्मी नहीं हो। उनकी आवाज बहुत प्यारी और मीठी है। तुम हमें बुद्धू नहीं बना सकते भेड़िए। भेड़िए को बड़ा गुस्सा आया क्योंकि वो लिटिल गोट्स को ठग नहीं पाया, तो उसने एक चौक का पीस खा लिया। अब उसकी आवाज थोड़ी मीठी हो गई थी। वो वापस उनके घर गया और दरवाजे पे नॉक किया। अब की बार भेड़िए ने अपनी मीठी आवाज में बात की,
मेरे प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। मैं सबके लिए खाना लेके आई हूँ। इस बार इस मीठी आवाज को सुन के लिटिल गोट्स को लगा कि ये उनकी मम्मी की ही है। दरवाजा खोलने ही वाले थे कि उनमें से एक चिल्लाया, पहले दरवाजे के नीचे से पैर देखते हैं। जब उन्होंने देखा तो भेड़िए के काले पैर दिखे। सभी चिल्लाए, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। मम्मी के पैर तो काले नहीं हैं। उनके पैर सफेद हैं। तुम भेड़िए हो। अपना गुस्सा निगल के भेड़िया वहां से निकला। अब वो बेकरी गया। बेकर भेड़िए को देखकर चकित रह गया। मैं अभी शाकाहारी हो गया हूँ। अब से पेस्ट्री खाऊंगा। थोड़ा आटा दोगे? भेड़िया बेकरी से आटा लेके निकला। घर के पास उसने आटा अपने पैरों पर लगा दिया। अब उसके पैर सफेद हो गए। अब तीसरी बार चालाक भेड़िए ने दरवाजे पर नॉक किया। मेरे प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। मैं सबके लिए खाना लेके आई हूँ। पहले पैर दिखाओ तो मालूम पड़े कि मम्मी ही हो। भेड़िए ने उनको आटे से सने हुए अपने पैर दिखाए। जब लिटिल गोट्स ने सफेद पैर देखे, उन्होंने समझा कि उनकी माँ है और दरवाजा खोल दिया। फिर क्या, उनके सामने था भेड़िया। लिटिल गोट्स डरे, घबराए, चिल्लाने लगे। कहाँ भागोगे? मैं पकड़ ही लूंगा। एक बच्चा टेबल के नीचे छुपा, दूसरा बिस्तर में, तीसरा चिमनी के अंदर गया, चौथा किचन में जा छुपा, पांचवा अलमारी में जा बैठा, छठा पर्दे के पीछे और सातवां घड़ी के अंदर। पर भेड़िया चालाक था और सबको एक एक करके पकड़ लिया। रुको, इधर आओ। तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं मैं। रुको। सिर्फ घड़ी में छुपने वाले को वो पकड़ नहीं पाया। उसका पेट भर चुका था, इसलिए उसने सोचा नहीं और वहां से निकल गया। वहां एक बड़ा मैदान था जहां भेड़िया एक पेड़ के नीचे नाक बजा के सोने लगा। थोड़ी देर में मदर गोट घर पहुंची। दरवाजा खुला देख के समझ गई कि कुछ हुआ है और वो चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे। घर में आते ही वो घबरा गई। सारा फर्नीचर गिरा हुआ था, पर्दे फटे हुए थे, बिस्तर बिगड़ा हुआ था, तकिया और चादर यहाँ वहाँ पड़े थे। मदर गोट अपने बच्चों को कहीं नहीं ढूंढ पाई। एक एक करके नाम भी पुकारा पर नहीं मिला कोई। फिर सातवें बच्चे का नाम पुकारा तो एक आवाज आई, मैं घड़ी के अंदर हूँ मम्मी। मदर गोट तुरंत उस घड़ी तक पहुंची और वहां से अपने बच्चे को निकाल के गले लगाया। लिटिल गोट ने अपनी माँ को सारी कहानी बताई। भेड़िया आया था भेष बदल के, हमें लगा आप हो, वो मेरे सभी भाइयों को खा गया। मदर गोट को बहुत बुरा लगा। वो बहुत रोई अपने बच्चे को लेकर। अपने सिर्फ एक बच्चे के साथ वो घर से बाहर निकली। तभी उनको भेड़िया सोया हुआ दिखा। उसकी नाक इतनी तेज बज रही थी कि पेड़ के पत्ते भी हिल रहे थे। मदर गोट ने भेड़िए को थोड़ी देर देखा
उसने देखा कि उसके पेट के अंदर कुछ हिल रहा था। हे भगवान, लगता है मेरे बच्चे उसके पेट के अंदर जिंदा है। उसने एक प्लान सोचा। घर से मेरे लिए एक सुई, धागा और कैंची लेके आओ। लिटिल गोट घर जाने लगा तो मदर गोट ने 6 बड़े पत्थर इकट्ठा किए। थोड़ी देर में लिटिल गोट सुई, धागा और कैंची लेके पहुंचा। मदर गोट ने भेड़िए का पेट काटा। उसे ऊपर ही अपना एक बच्चा दिखा और बाकी भी एक एक करके दिखने लगे। सभी सही सलामत थे। मदर गोट बेहद खुश हुई। सभी बच्चों ने मदर गोट को हग किया। मम्मी, मम्मी, we love you, we love you। सभी बहुत खुश थे। मेरे बच्चों, तुम सब ठीक हो ना? मदर गोट ने भेड़िए के अंदर सारे पत्थर डाल दिए। फिर उन्होंने उसके पेट को सुई धागे से सिल दिया। भेड़िया इतनी गहरी नींद में सो रहा था कि उसे कुछ मालूम ही नहीं पड़ा। भेड़िया जब जागा, खड़ा हुआ, उसका पेट दर्द कर रहा था। उसे लगा कि कई सारे लिटिल गोट्स की वजह से दर्द हो रहा है। उसे बहुत प्यास लगी। वो नदी की ओर गया पानी पीने। चलते समय पेट में पत्थर टकराने लगे। पेट इतना भारी और भरा हुआ लग रहा है, जैसे मैंने पत्थर ही खाया हो। वो पानी पीने के लिए झुका। पत्थरों के वजन की वजह से वो नदी में गिर गया। बचाओ, कोई बचाओ, मैं डूब रहा हूँ, बचाओ। वो बहुत चिल्लाया पर कोई नहीं आया। पत्थरों का वजन उसे पानी में नीचे ले गया। मदर गोट और लिटिल गोट्स ने जब ये देखा, वो नदी की तरफ गए। भेड़िया डूब गया, भेड़िया डूब गया, डूब गया। सभी मिलके झूमने लगे। उस दिन से मदर गोट और उनके सातों लिटिल गोट्स की जिंदगी अपने घर में मौज मस्ती से बीती। छोटे पिग्स कैंपिंग करते हुए। एक समय की बात है, जंगल के सबसे प्यारे हिस्से में एक माँ पिग्गी और उसके 3 छोटे पिग्गी खुशी से रह रहे थे। एक दिन छोटे पिग्गी गुरकी, बीच वाले पिग्गी तोरकी और सबसे बड़े पिग्गी पोर्की ने अपनी माँ से कहा कि वे कैंपिंग के लिए जाना चाहते हैं। माँ, हमारे सभी दोस्त गर्मी की छुट्टी पर चले गए। हमारे साथ खेलने के लिए कोई नहीं है। अगर आप हमें जाने दें तो हम झील के किनारे कैंपिंग कर सकते हैं। माँ पिग्गी अपने बच्चों के इस अनुरोध को मना नहीं कर पाई। ये एक अच्छा आइडिया है मेरे बच्चों। बेशक तुम कैंपिंग कर सकते हो, लेकिन कैंप के लिए सही जगह चुनना जरूरी है और तंबू भी मजबूत हो, ठीक है? अगले दिन पिगीज कैंपिंग के लिए निकल पड़े। कुछ देर जंगल की सड़क पर चलने के बाद तेज दांतों वाला और गुस्सैल आंखों वाला एक भेड़िया उनका पीछा करने लगा। यहाँ एक कमाल का भोजन है जो मुझे कल सुबह तक भूख नहीं लगने देगा। लेकिन पिग्गी भाइयों को पता ही नहीं चला कि भेड़िया उनका पीछा कर रहा है। गुरकी, तोरकी और पोर्की आखिरकार झील के किनारे पर पहुंच गए और उन्हें वहां कैंपिंग के लिए अच्छी जगह मिल गई। सबसे पहले सबसे छोटे पिग्गी गुरकी ने एक पेड़ के पास अपना तंबू लगाने का फैसला किया। उसने अपनी छोटे से तंबू को बनाने के लिए जल्दी से बड़े पत्ते इकट्ठा किए और इससे पहले कि आप पिगली विगलिस कह पाते, उसका हो भी गया। सबसे बड़ा पिग्गी पोर्की अपने छोटे भाई के पास आया और उसके तंबू को देखा। तुम्हारा तंबू तो बहुत सुंदर है भाई।
लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि ये तंबू मजबूत है? हाँ, बेशक ये मजबूत है मेरे भाई। बीच वाले पिगी तोरकी ने सरकंडों से अपना तंबू बनाने का फैसला किया। ऐसा करने के लिए उसने सरकंडों को जमीन पर इकट्ठा किया और जल्दी से उन्हें एक साथ जोड़ दिया। और आपके पिगली विगली कहने से पहले ही तंबू तेजी से बना दिया। लेकिन जब सबसे बड़ा पिगी पोर्की अपने बीच वाले भाई के पास आया और उसने सरकंडों से बने तंबू को देखा तो उसने अपने भाई को सावधान किया। भाई, तुम्हारा तंबू सुंदर है, लेकिन क्या ये सरकंडे तुम्हें खतरों से बचाएंगे? देखो, मैंने सबसे ऊंचे सरकंडे को चुना है। मेरा तंबू कभी खराब नहीं होगा। क्योंकि दोनों छोटे पिगेस ने अपने तंबू जल्दी जल्दी बना लिए थे, इसलिए उन्होंने खेलना और मस्ती करना शुरू कर दिया। डरावना दिखने वाला भेड़िया उनसे दूरी बनाए हुए था और ध्यान से उन्हें चुपके से देख रहा था। जब छोटे भाई खेल रहे थे तो पोर्की ने पेड़ों की मोटी शाखाओं से अपना तंबू बनाना शुरू किया। उसने लगभग शाम तक बहुत काम किया और जब उसने सब कर लिया तो उसके पास एक मजबूत सुरक्षित तंबू था जो उसे खतरों से बचा सकता था। तोरकी और गुरकी अपने भाई के तंबू को देखकर बहुत प्रभावित हुए। आपका टेंट बहुत अच्छा है मेरे भाई, पर आप दिन भर काम करते रहे, हमारे साथ खेले ही नहीं। जब शाम हुई और सूरज ढल गया तो तीनों छोटे पिगेस ने जंगल में गाजर पार्टी में जाने का फैसला किया। बेशक कपटी भेड़िया अभी भी उनका पीछा कर रहा था। तीनों छोटे पिगेस को पार्टी में बहुत सारे खरगोश मिले और ये तो होना ही था क्योंकि ये गाजर पार्टी थी। ओह, ये कितनी मजेदार पार्टी है। मैं सभी गाजरों का स्वाद चखना चाहता हूँ। पिगीज खरगोशों के साथ घुल मिल गए और घंटों मस्ती करते रहे। मजे करो पिगीज। कल जब तुम मेरी दावत बनोगे तब मुझे भी बहुत मजा आएगा। जैसे ही पार्टी समाप्त हुई, पिगी भाइयों ने महसूस किया कि वे कितने थक चुके हैं। वे अपने कैंप में लौट आए और बड़े दुष्ट भेड़िए ने पूरी रात उनका इंतजार किया। अगले दिन सुबह जागते ही कैंप में गुरकी को बाहर से एक आवाज सुनाई दी। चुपचाप बाहर आ जाओ तुम छोटे पिगी, वरना सिर्फ एक ही फूंक से मैं तुम्हारा तंबू नष्ट कर दूंगा। मेरा टेंट बहुत मजबूत है, आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है फिर। 1 2 3। भेड़िए ने एक गहरी सांस ली, इतनी बड़ी कि उसने छोटे पिगी के तंबू के सभी पत्ते उड़ा दिए और वो टुकड़े टुकड़े हो गया। गुरकी बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर तुरंत अपने भाई तोरकी के कैंप की ओर भागा। इसके तुरंत बाद भेड़िया मंझले सुअर के बनाए हुए ईख के तंबू के सामने आ गया। मुझे पता है कि तुम दोनों वहाँ हो। बाहर आ जाओ तुम छोटे सुअर, वरना एक झटके में तुम्हारे तंबू को नष्ट कर दूंगा। मेरा तंबू कभी नहीं टूटेगा। तो ठीक है फिर। 1 2 3। एक बार फिर भेड़िए ने इतनी बड़ी गहरी सांस ली कि उसने सुअर के ईख वाले तंबू के सभी सरकंडों को उड़ा दिया और वो टुकड़े टुकड़े हो गया। गुरकी और तोरकी बहुत मुश्किल से जान बचाकर भागे और फौरन अपने बड़े भाई पोर्की के तंबू की तरफ गए। भाई, हमारी मदद करो, भेड़िए ने हमारे तंबू को नष्ट कर दिया है और अब वो यहाँ आ रहा है। तो हमें तुरंत कुछ करना होगा। मेरे साथ आओ। पोर्की, तोरकी और गुरकी ने मिलकर काम करते हुए तंबू के सामने एक गहरा गड्ढा खोद दिया। फिर वे गड्ढे में सीढ़ी लगाकर बाहर आ गए और उन्होंने इसे एक मिट्टी के कपड़े से ढक दिया और फिर वे उस तंबू के अंदर आ गए जिसे पोर्की ने मजबूत शाखाओं से बनाया था। उन्होंने ये सब ठीक समय पर कर लिया
क्योंकि भूखा भेड़िया तभी पोर्की के टेंट पर आ गया। बाहर आओ तुम छोटे पिगीस, नहीं तो सिर्फ एक ही शक्तिशाली फूंक से मैं तुम्हारे तंबू को नष्ट कर दूंगा। अपना समय बर्बाद मत करो दुष्ट भेड़िए, तुम इस तंबू को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो चलो फिर देखते हैं। 1 2 3। भेड़िए ने अपनी पूरी ताकत लगाकर फूंक मारी, लेकिन तंबू को कुछ भी नहीं हुआ। भेड़िया एक कदम करीब आया और फिर से फूंक मारी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तंबू हिला तक नहीं। भेड़िया तंबू के करीब एक कदम और बढ़ा और इस बार वो पिगीज के बनाए हुए खड्डे में गिर गया। ये देखकर कि भेड़िया गिर रहा है, पिगीज तंबू से बाहर आए और उसके सामने गड्ढे के किनारे को पार कर गए। फिर ये प्यारे पिगी भाई जल्दी से अपनी माँ के पास लौट आए, बताने के लिए कि क्या हुआ था। माँ, आपने सही कहा था, हमें कैंप में ज्यादा सावधान रहना चाहिए था। कैंपिंग से पहले हमें आसपास की जगह की जांच करनी चाहिए। और कुछ भी हो, हमें तंबू मजबूती से गाड़ना चाहिए। माँ पिगी ने अपने बच्चों को कसकर गले लगा लिया। वो घर जो लौट आए थे और पूरी गर्मी की छुट्टियों के दौरान वे एक दूसरे के साथ खेले और मस्ती की। छोटी बकरी उस दिन बहुत उत्साहित थी, क्योंकि ये उसका जन्मदिन था। लेकिन वो उत्साहित इसलिए भी थी क्योंकि उसकी माँ ने उसे बताया था कि वो उसके लिए एक सरप्राइज तैयार करेगी। छोटी बकरी उत्साह से चहकते हुए अपने भाइयों और बहनों के पास गई। मेरे लिए मेरी माँ का सरप्राइज क्या है? सरप्राइज मैं नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं। ओ, अब छोड़िए भी, आप बताओ ना भाई, मेरी माँ के पास मेरे लिए सरप्राइज क्या होगा? अगर मैं बता दूं तुम्हें तो वो सरप्राइज नहीं रहेगा, इसलिए मैं नहीं बता सकता। लेकिन जंगल के दूसरी तरफ लालची भेड़िया अपने पेट के लिए भोजन की तलाश में था। कुछ समय बाद भेड़िए ने आगे 2 हिरण के बच्चे देखे। वो हिरण पर कूदने ही वाला था उन्हें खाने के लिए, जब उसने उनकी बातें सुनी कि जल्द ही बकरी की जन्मदिन की पार्टी होने वाली है और सब लोग वहीं इकट्ठे होंगे। तो सभी लोग होंगे वहाँ। भूखा भेड़िया 2 हरणों के बजाय 7 बकरियों से अपने पेट को खुश करना चाहता था। वो जल्दी से बकरी की झोपड़ी में पहुंच गया। दरअसल शेफ पांडा और माँ बकरी एक विशाल 4 परत वाला स्वादिष्ट कैंडी से भरा हुआ रंगीन केक बना रहे थे। भेड़िया कल्पना करके प्रसन्न हुआ कि वो केक में छिपा हुआ है, और जैसे ही बकरी मोमबत्तियां बुझाने के लिए आ जाती है, वो अचानक केक से बाहर आ जाता है और बकरियों को खा रहा है। उस समय बकरी की माँ ने अपने 2 छोटे शावकों को एक और सरप्राइज के लिए बुलाया। ये गुब्बारा लो, हमारे हाथी दोस्त को दो और उसे इसे फुलाने के लिए कहो। लेकिन खबरदार, ये सरप्राइज है, अपनी बहन को मत बताना। ठीक है माँ। इस बार भेड़िए ने कल्पना की कि उसके पास विशाल गुब्बारा है, जिसने उसे फोड़ा और उसे छोटी बकरियां मिल गई। उसके मुंह में पानी आ गया। इस बार माँ ने दूसरे 2 शावकों को बुलाया। भाग कर जाओ और जिराफ को कहो कि बड़े-बड़े आइसक्रीम कार्ट्स लेकर आए। याद रखना, ये भी सरप्राइज है। आइसक्रीम? इस बार भूखा भेड़िया सपना देख रहा था कि वो आइसक्रीम ट्रक के अंदर छिप जाएगा।
वो एक कोने में जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि उसने जो भी योजनाएं बनाई हैं, उनमें से बकरियों को खाने में कौन सी सही रहेगी। घंटे बीत गए। अंत में सभी तैयारी पूरी हो गई और मेहमान बगीचे में इकट्ठे हुए, एक के बाद एक। बेशक किसी को वुल्फ की योजना के बारे में पता नहीं था। छोटी बकरी और भी खुश थी जब उसने उपहार पैकेज देखे। हाथी मुश्किल से विशाल सरप्राइज गुब्बारा ले आया जिसे अपने अपनी सूंड से फुलाया था और छोटी बकरी को सौंप दिया। जब बकरियों ने गुब्बारा देखा तो उन्होंने अनुमान लगाने की कोशिश की अंदर क्या होगा। ओह, क्या अंदर एक विशाल छाता है? नहीं, ये भेड़िए के पंजे जैसा दिखता है। बे! एक भेड़िया नहीं। उस पल में जन्मदिन वाली बकरी से रहा नहीं गया और उसने गुब्बारे को जोर से फोड़ दिया। उसमें से निकलने वाली मुलायम सूती कैंडी देखकर बकरियां खुश हो गई। आहा, ये एक अद्भुत उपहार है। धन्यवाद। यम 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 यमी। बाद में आइसक्रीम निर्माता जिराफ ने छोटी बकरियों को आमंत्रित किया आइसक्रीम के लिए। सभी बकरियों ने बारी बारी से आइसक्रीम ली, लेकिन तभी आइसक्रीम के डिब्बे हिलने लगे। आइसक्रीम के डिब्बों को हिलता देख सब डर गए, लेकिन बक्से अचानक खुल गए और उसमें से खरगोश मित्र बाहर आया। सरप्राइज! तुमने सोचा था कि मैं नहीं आऊंगा, सही कहा ना? ओह हाँ, मैं बहुत परेशान थी। बा! जब केक का समय आया, महाराज पांडा और माँ बकरी बड़ी मुश्किल से केक को बगीचे में लेकर आए। ये केक उससे भी भारी है जितना हमने सोचा था, शेफ पांडा। सभी मेहमान केक का आकार देखकर उनकी प्रशंसा करने लगे। क्या ये विशाल केक मेरे लिए है? हाँ, आओ एक इच्छा करो और मोमबत्तियाँ बुझा दो। इसके बाद सभी लोग केक के पास जमा हो गए। छोटी बकरी ने इच्छा की। जैसे ही उसने मोमबत्ती बुझाई, विशाल केक जमीन पर गिर गया और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और उस टूटे हुए केक में से एक बड़ा बुरा भेड़िया दिखाई दिया। सभी चिल्लाते हुए भागने लगे। भागो, 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 बचाओ। ये उस समय एक ऐसी गड़बड़ी थी कि बकरी माँ उसके शावकों को बचाने के लिए यहाँ से वहाँ भाग रही थी। भूखे भेड़िए ने 3 छोटी बकरियों को पकड़ा और भाग गया। मेरी बच्चियाँ, उन्हें जाने दो। तुम विश्वासघाती भेड़िए। तुम मेरे पीछे भाग सकते हो, लेकिन तुम वैसे भी मेरे पास पहुँच नहीं सकते। हा 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 हा। भेड़िए ने सोचा वो जल्दी से भाग जाएगा तो कोई निशान पीछे नहीं रहेगा, पर बकरी माँ को उसके शावकों द्वारा फेंके गए मिठाई के निशान मिलते गए। लेकिन वो वैसे भी अकेली उन्हें बचा नहीं सकती थी, इसलिए उसने भालू मित्र से मदद मांगी और भालू स्वेच्छा से मदद के लिए तैयार हुआ। उस पल जब भेड़िया अब खुद को बकरियों को निवाला बनाने से रोक नहीं पा रहा था, उसी समय उसने भालू की आवाज सुनी। ला 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 ला। क्या बढ़िया खाना है, एकदम अद्भुत। अरे ला 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 ला। भेड़िया वहाँ रुक नहीं सका। उसने बकरियों को पत्थर से बांधा और उत्सुकता से भालू के पास गया। क्या हो रहा है भालू? इस आनंद का कारण क्या है? सड़क के अंत में एक ऐसी दावत का मेज है, यदि तुम उसका एक अंश भी खाओ तो तुम्हें कम से कम 1 साल तक भूख नहीं लगेगी। मुझे लगा कि तुम्हें भी जाना चाहिए और इसका आनंद लेना चाहिए। ला 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 ला। लालची भेड़िए ने भालू ने बताई जगह जाने का फैसला किया। जब मैं वापस आऊंगा तो मैं बकरियों को भी खाऊंगा। हा 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 हा। हालांकि जब भेड़िया वहाँ पहुँचा, उसने ना तो मेज देखी और ना ही दावत। ये जगह सिर्फ एक खाली जमीन थी
चट्टान के किनारे पर। स्वादिष्ट भोजन कहाँ है? उस पल बकरी की माँ छिपी हुई जगह से बाहर आई और भेड़िए को ऐसा सींग मारा कि वो भेड़िया चिल्लाते हुए चट्टान से नीचे गिर गया। बकरी की माँ तुरंत भेड़िए के घर पर आई और एक एक करके अपने शावकों को छुड़ा लिया। ओ, आप हमारे हीरो हैं, माँ। जब वे अपने खुशहाल जिंदगी में वापस लौट रहे थे, बड़ा बुरा भेड़िया समझ नहीं पाया कि ये उसका लालच ही था जिसने उसे हरा दिया था।